Good morning, students. So this is the fourth and last lecture of electrochemistry chapter. Till now we have discussed Nernst equation, the relation between standard gas free energy change and standard potential of a cell, relation between equilibrium constant and standard potential of the cell. After that we discussed conductivity, molar conductivity, variation of conductivity and molar conductivity with dilution, limiting molar conductivity, followed by Collatz law. Then we have discussed electrolytic cell, product of electrolysis, and Faraday's law. And now the last topic of this chapter, that is batteries. तो बैटरीज क्या होती हैं? A battery may have a single cell or it may have more than one cells connected in series. So we can define battery. A battery may have one cell or more than one cell connected in सीरीज. तो एनसीईआरटी में सीरीज गिवन है, बट कुछ केसेस में पैरेलल में भी कंबाइन हो सकती हैं. तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि बैटरी क्या होता है. या तो एक बैटरी के अंदर एक सिंगल सेल भी हो सकता है और इट मे हैव मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज. जैसे जो हमारे घर में जो इन्वर्टर यूज़ करते हम, उसमें जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है. नेक्स्ट, एक इफ़ेक्टिव बैटरी के लिए या फिर एक ऐसी बैटरी जो कि कमर्शियली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए. तो फर्स्ट है, इट शुड बी कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट का मतलब साइज ज़्यादा बड़ा ना हो. सेकंड, इट शुड बी लाइट वेट, हल्की होनी चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट, उस बैटरी का जो वोल्टेज हो वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे. इट्स वोल्टेज should not vary appreciably during its use. मतलब जब वो बैटरी यूज़ हो रही हो तो उसका वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे. ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी के लिए, कि वो कॉम्पैक्ट हो, साइज छोटा हो, उसका ज़्यादा वेट ना हो और उसका ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे. अब हमने बैटरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. टाइप्स ऑफ बैटरीज. अब टाइप्स में क्या है कि बैटरी को हमने 2 पार्ट में जो डिवाइड किया है उसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्राइमरी बैटरीज. एंड जो सेकंड टाइप है दैट इज सेकेंडरी बैटरीज. पहले हम समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज होती क्या हैं. प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकती हैं. मतलब इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक बार हो सकते हैं. एंड आफ्टर यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ये बैटरी डेड हो जाती है. मतलब इन बैटरीज़ को, प्राइमरी बैटरीज़ को हम रिचार्ज
नहीं कर सकते। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें हमें? रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर सिर्फ एक ही बार होगा। रिडॉक्स रिएक्शन occurs only once it becomes dead after use over a period of time। और थर्ड पॉइंट हम याद रख सकते हैं, इट कांट बी रिचार्ज्ड। कॉन्ट्रेरी टू प्राइमरी बैटरीज, जो सेकेंडरीज बैटरी होती हैं इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो दीज कैन बी रिचार्ज by passing electric current in opposite direction। मतलब जब हम बैटरी का यूज़ करते हैं तब करंट का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो बैटरी रिचार्ज होती है, जैसे हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी, जब हम उसे रिचार्ज करते हैं तो उसमें रिचार्ज होते समय करंट के डायरेक्शन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है। किसके कंपैरिजन में? जब वही इन्वर्टर की बैटरी हम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकेंडरी बैटरीज में प्राइमरी बैटरीज में मेन डिफरेंस याद रखना है कि प्राइमरी बैटरीज एक सर्टेन पीरियड के बाद में डेड हो जाती है। सेकेंडरी बैटरीज का काफ़ी लाइफ होता है, और 2 ईयर्स तो अप्रॉक्सीमेटली होता ही है, 1.5 ईयर या फिर 2 ईयर्स तक। लेकिन जो प्राइमरी बैटरीज हैं जैसे निप्पो, एवरेडी, ये जो बैटरीज होती है जिनका हम यूज़ करते हैं इन रिमोट्स और इन ट्रांजिस्टर्स, तो इन बैटरीज का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, काफ़ी छोटा लाइफ स्पैन होता है, और इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। अब हम प्राइमरी बैटरीज को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो प्राइमरी बैटरीज में ऑलरेडी हमने डेफिनेशन देख लिया। अब जो हमारे सिलेबस में प्राइमरी बैटरीज हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो 2 प्राइमरी बैटरीज है जिनको हमें डिस्कस करना है। एक है ड्राई सेल, जिसका दूसरा नाम है लैक्लांची सेल। और सेकंड है हमारे पास मरकरी सेल। तो ये 2 हमें प्राइमरी बैटरीज को डिस्कस करना है। तो प्राइमरी बैटरी में जो हमें सबसे पहला पार्ट अब डिस्कस करना है दैट इज़ ड्राई सेल और लैक्लांची सेल। अब हम किसी भी सेल में आगे जब भी हम पढ़ेंगे सिर्फ हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है। कैथोड क्या है उस सेल के अंदर, एनोड क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और बाद में एनोड और कैथोड की केमिकल रिएक्शंस को हम कंबाइन करके ओवरऑल केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर लेंगे। तो ऐसे ही हम ड्राई सेल की अगर हम बात करें तो इन अ ड्राई सेल, जिसका दूसरा नाम है लैक्लांची सेल, एनोड इज ए जिंक कंटेनर। जिंक यहाँ पे, या जिंक का एक कंटेनर होता है जिससे कि हमारा सेल बना होता है। तो जिंक का जो पूरा का पूरा कंटेनर है दैट विल एक्ट एज एनोड। नाउ कैथोड, कैथोड वैसे तो कैथोड इसके अंदर ग्रेफाइट का एक रॉड होता है, ग्रेफाइट रॉड। तो हम ये भी कह सकते हैं कार्बन एज अ कैथोड काम कर रहा है, ग्रेफाइट एंड कार्बन बोथ आर सेम, बट it is surrounded by manganese dioxide।
तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का एक पेस्ट होता है जो उसके चारों तरफ भरा होता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में इसमें कार्बन भी इसके अंदर भरा रहता है। तो इट इज सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, तो कार्बन पाउडर फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट तो यही है, अमोनियम क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का कुछ और पर्पस है जो हम आगे देखेंगे अभी इसमें। अब अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड की। हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड हमने किसको बना रखा है, जिंक का। तो जिंक ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 आयन में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते आएंगे कैथोड पे। अब कैथोड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड है तो कार्बन का रॉड या ग्रेफाइट रॉड, लेकिन मेन जो रिएक्टिव पार्ट है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो MnO2 रिएक्ट करेगा NH4 पॉजिटिव से। अब ये NH4 पॉजिटिव कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रोलाइट ने दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहाँ पे एनोड पे, लेकिन हम एक ही इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। एंड आफ्टर द रिएक्शन दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म MnOOH, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, अमोनिया। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। कैथोड पे मैग्नीज डाइऑक्साइड ने अमोनियम आयन से रिएक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके, एंड वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। इस सेल से जो पोटेंशियल डेवलप होता है लैक्लांची सेल से, दैट इज इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंक क्लोराइड का क्या रोल है। तो इस रिएक्शन में कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, अमोनिया, जिसकी वजह से सेल के अंदर का प्रेशर बढ़ता रहेगा, और कुछ टाइम बाद सेल जो है वो स्वेल हो सकती है, फूल जाती है। तो अगर ये अमोनिया गैस एज इट इज़ निकलती रहेगी तो प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। तो कोई ऐसा रिएजेंट या कोई ऐसा केमिकल स्पीसी होना चाहिए सेल के अंदर जो इसको अमोनिया गैस को यूटिलाइज कर ले, यूज़ कर ले। फॉर दैट वी हैव यूज जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड क्या करता है, जिंक क्लोराइड ये जो अमोनिया गैस है इसके 4 मोल से एक साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है ZnNH3 का होल 4 Cl2। तो इस तरह से जो अमोनिया गैस है जिसकी वजह से सेल का प्रेशर बढ़ सकता था, वो जिंक क्लोराइड ने यूज़ कर लिया। नाउ द नेक्स्ट प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल, ऑल्सो नोन एज बटन सेल। तो इस सेल का यूज़ हम उन डिवाइसेस में करते हैं जिसको बहुत ही कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जो हियरिंग एड्स होते हैं, जिस मतलब जिन लोगों को कम सुनाई आती है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ईयर्स में। तो जो हियरिंग एड्स होते हैं या फिर जो वॉचेस होती हैं, रिस्ट वॉचेस, उसमें जो सेल यूज़ होता है दैट इज़ मरकरी सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है, बटन सेल। यूजेस याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यूज़ देकर बैटरी के बारे में पूछा जाएगा और उसके केमिकल रिएक्शंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स पहले क्वेश्चन आया था कि राइट द सेल रिएक्शन ऑफ दैट सेल यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। तो जो सेल ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है उसके सेल रिएक्शंस लिखने के लिए कहा था। इट मीन्स क्या पूछा था हमसे, लैक्लांची सेल के बारे में, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है। अब मरकरी सेल की अगर हम बात करें तो इसमें एनोड और कैथोड क्या होता है। एनोड होता है जिंक एमलगम। एमलगम का मतलब होता है मरकरी, मतलब मरकरी अगर किसी मेटल के साथ मिक्स हो गया तो हम उसे एमलगम कहते हैं। तो जिंक एमलगम का मतलब जिंक विद मरकरी, ये होता है एनोड। और कैथोड क्या होता है, पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन, मतलब कार्बन कैथोड का काम करता है, उसके चारों तरफ पेस्ट होता है मरकरी ऑक्साइड का। तो रिएक्टिव पार्ट इसमें मरकरी ऑक्साइड ही है। इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज़ करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें तो
इसमें जिंक अमलगम जो है वो रिएक्ट करेगा OH आयन से। अभी OH आयन कहाँ से आएंगे, KOH से, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। तो 2 OH आयन यूज़ हुए। अब इसमें मरकरी का, हम मरकरी को राइट साइड में नहीं दिखा रहे क्योंकि ये एज इट इज़ रहता है, इसकी स्टेट चेंज नहीं होती है। तो Zn यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके खुद कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में। Zn की यहाँ पे स्टेट थी 0, अब स्टेट है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। Zn ने एक ऑक्सीजन ले लिया, बचा क्या, 2H और 1O, तो H2O रिमूव हो गया। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे हम मरकरी ऑक्साइड यूज़ करते हैं और वाटर यहाँ से जो फॉर्म हुआ है वो यूज़ होगा, प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए थे एनोड पे वो कैथोड पे यूज़ हो जाएंगे। तो मरकरी ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वी विल गेट दिस कंपाउंड मरकरी और OH आयन। तो मरकरी की यहाँ पे स्टेट है +2, अब स्टेट आ गई 0, तो यहाँ पे मरकरी का रिडक्शन हुआ है और ऊपर जिंक का ऑक्सीडेशन। अब अगर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड करें ओवरऑल रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वही आएगी ZnHg प्लस HgO विल गिव ZnHg, मतलब जिंक अमलगम। बाकी सारे पार्ट कैंसिल आउट हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, कि मरकरी सेल का जो पोटेंशियल होता है जो कि कितना होता है 1.35, वो लाइफ टाइम सेम रहता है, मतलब उसका पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसके पीछे क्या आंसर है कि इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके पीछे आंसर है कि इसके ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर आयन इन्वॉल्व नहीं होगा तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो लाइफ टाइम सेम रहेगा। नेक्स्ट हमें बात करनी है सेकेंडरी बैटरीज की। तो सेकेंडरी बैटरीज, अब सेकेंडरी बैटरीज में जो सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंडरी बैटरी की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, ऐसी बैटरीज जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो बैटरी रिचार्ज हो सकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरीज, और जो रिचार्ज नहीं हो सकती वो प्राइमरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज में जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी, और ये वो बैटरी है जिसका हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स, इन सब में। मतलब जो मेन बैटरी हम यूज़ करते हैं घर में इन्वर्टर्स में या फिर जो ऑटोमोबाइल्स में, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। अब एनोड इसमें क्या होता है, लेड होता है, और जो कैथोड है वो है लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, मतलब लेड के अंदर लेड ऑक्साइड को पैक कर देते हैं। तो मेन यहाँ पे जो कैथोड का पार्ट है वो लेड ऑक्साइड है। इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोलाइट का, कि इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं सेकेंडरी बैटरी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 38%, मतलब 38% तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बाकी 62% इसमें वाटर होता है। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एनोड पे क्या होगा, पीबी, वो पीबी रिएक्ट करेगा सल्फेट आयन से। अब सल्फेट आयन कौन प्रोवाइड कराएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पीबी विल रिएक्ट विद सल्फेट आयन, इट विल फॉर्म लेड सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पे हमने PbO2 यूज़ किया है, H आयन फिर से एसिड देगा, सल्फेट आयन भी एसिड देगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिलीज हुए तो वो यहाँ पर यूज़ होंगे। इट विल रिएक्ट टू फॉर्म PbSO4 और H2O। ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिएक्शन मिलेगी। अब ये जो रिएक्शन है जो हमने ऊपर लिखा है, ये रिएक्शन है जब बैटरी हम यूज़ करते हैं या फिर जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। एनोड की रिएक्शन कैथोड पे और कैथोड की रिएक्शन एनोड पे, वो भी रिवर्स होके। तो रिचार्जिंग के टाइम पे जो रिएक्शंस हैं वो डिस्चार्जिंग के टाइम की रिएक्शन की जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हम देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पे क्या था, PbSO4 और H2O जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, अब वही 2 PbSO4 और H2O लेफ्ट में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंडरी सेल है दैट इज़ निकल कैडमियम बैटरी। अब निकल कैडमियम बैटरी जो NCERT में गिवन है वो बस इतना पार्ट गिवन है, लेकिन अगर हम डिटेल में इसे डिस्कस करें तो ये है कि ये भी एक कॉमन स्टोरेज बैटरी होती है जस्ट लाइक लेड स्टोरेज बैटरी, उससे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, हमें डिवाइसेस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेकर जाना होता है। फॉर एग्जांपल जो कैलकुलेटर है या जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ निकल कैडमियम बैटरी। तो एक तो याद रखना है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है लेड स्टोरेज बैटरी से, बट एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद में एनोड इसमें कैडमियम होता है और कैथोड होता है हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनोड की रिएक्शन कैडमियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन से, और ये OH आयन कहाँ से आएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, एंड इट विल फॉर्म CdOH का होल ट्वाइस, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पर आएंगे, कैथोड पे। कैथोड है निकल ऑक्साइड का, इट विल रिएक्ट विद वाटर जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है, सॉरी वाटर यहाँ से आएगा क्योंकि हमने निकल ऑक्साइड जो लिया वो हाइड्रेटेड लिया है। तो H2O
और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्ट करने के बाद फॉर्म कर लेगा निकल हाइड्रोक्साइड और 2 OH निकल जाएंगे। दोनों को ऐड करने के बाद वी विल गेट दिस ओवरऑल केमिकल इक्वेशन। अगेन ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये तब है जब बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर यही बैटरी रिचार्ज होगी तो रिएक्शन जो ओवरऑल है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो बस बोर्ड एग्जाम के लिए हमें सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना है जो NCERT में गिवन है, ये कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए है। तो कैडमियम रिएक्ट विद निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स कैडमियम ऑक्साइड, और निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड निकल डाई हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाता है। यहाँ पे कैडमियम की स्टेट है 0, यहाँ पे कैडमियम की स्टेट है +2, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैडमियम यहाँ पे एनोड का काम कर रहा है। निकल की स्टेट है +3 और निकल यहाँ पर आ गया +2 में, इसका रिडक्शन हुआ है तो निकल यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है, निकल हाइड्रोक्साइड। तो ये सेकंड हमारे पास सेकेंडरी सेल है निकल कैडमियम बैटरी। तो पहली सेकेंडरी सेल हमारे पास कौन सा हुआ? फर्स्ट लेड स्टोरेज एंड सेकंड वन इज निकल कैडमियम बैटरी। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सबसे एफिशिएंट सेल होता है। अब तक हमने जितने भी सेल पढ़े हैं उन सब की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 40%, मतलब जितनी भी उन पे एनर्जी है उसका सिर्फ 40% वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फ्यूल सेल की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है दैट इज़ 70%। तो बाकी जो सेल्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इसकी फ्यूल सेल की। सेकेंड थिंग, इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू लेड स्टोरेज बैटरी। अब फ्यूल सेल है क्या? फ्यूल सेल की डेफिनेशन क्या है? ये गैल्वेनिक सेल होता है। अब गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है, एक ऐसा सेल जिसमें कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इसमें जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी पहले, वो कैसे प्रोड्यूस होगी? किसी फ्यूल के कंबशन से। तो फर्स्ट हम इसमें किसी फ्यूल का कंबशन कराएंगे। अब हमें पता है कि कंबशन की जो रिएक्शन होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो कंबशन के बाद में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा फ्यूल के कंबशन से, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे पहले फ्यूल का कंबशन कराना है, उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं फ्यूल सेल। अब हमारे पास कौन कौन से कॉमन फ्यूल्स यूज हो सकते हैं इस सेल के अंदर? एक है हाइड्रोजन, एक है मीथेन एंड थर्ड इज मैथेनॉल। तो ये कुछ कॉमन फ्यूल हैं जो हम फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में जो NCERT की बुक में जो फ्यूल सेल है वह है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन मतलब H2 एंड O2। O2 यहाँ पे सिर्फ इसका कंबशन कराने के लिए लिखा गया है, तो इसे H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीड नहीं करना है, H2-O2। तो H2O2 फ्यूल सेल हमें पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है कि इस फ्यूल सेल में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं और तीनों कंपार्टमेंट के बीच में जैसे एक रफ डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये फ्यूल सेल का डायग्राम है। इसमें ये पोरस इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट का, एक पोरस इलेक्ट्रोड इधर होगा ग्रेफाइट का, और इसमें यहाँ से गैप होता है, इधर भी एक गैप होगा। इधर से हम इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, पास कराएंगे, और इधर से ऑक्सीजन गैस। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं। पोरस का मतलब इसमें होल्स होते हैं सो दैट यहाँ की जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे पास होकर इधर आ सके, इधर से ऑक्सीजन आ जाएगा। अब और उसके बाद में जब रिएक्शन के बाद में इसमें से जो वाटर फॉर्म होता है वो इधर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बाकी आप NCERT की बुक से देख सकते हैं H2O2 फ्यूल सेल का डायग्राम। तो इसमें 3 कंपार्टमेंट हो गए। जिधर से हम हाइड्रोजन पास कराते हैं उस रॉड को हम यहाँ पे एनोड बनाते हैं, और जिधर से हमने ऑक्सीजन पास कराया उस इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पे कैथोड बना रखा है। तो एनोड पे हमें पता नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्शन क्या होगा? एनोड पे हमने हाइड्रोजन गैस पास कराया, OH आयन कौन देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH आयन यूज हो गए। 2H2 + 4OH-, इट विल रिएक्ट टू फॉर्म 4H2O, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते आएंगे कैथोड पे। कैथोड की तरफ से हमने कौन सी गैस पास कराई है? O2 गैस। वाटर मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है एनोड पे वो, और 4 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म 4 OH आयन। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट दिस ओवरऑल इक्वेशन, 2H2 + O2 विल गिव 2H2O। तो ये हमारे पास रिएक्शन है किसकी? फ्यूल सेल की।
Now the last part of this chapter electrochemistry, that is corrosion of metals and rusting. corrosion की हमें डेफिनेशन पता है, बेसिक डेफिनेशन 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी भी मेटल के सरफेस का डिग्रेड हो जाना बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, और अगर उसके आसपास में कुछ आयंस प्रेजेंट हैं तो इससे जो कोरोजन का प्रोसेस होता है वो और फास्ट हो जाता है. तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड सम आयंस. These ions will accelerate the process of corrosion. तो मेटल्स ऑन कोरोजन फॉर्म, अब जब मेटल्स का कोरोजन हो जाता है तो वो खुद किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? या तो उनका ऑक्साइड बन जाएगा, उनके सल्फेट्स बन जाएंगे, उनका सल्फाइड, या फिर कार्बोनेट. तो ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी मेटल के कोरोजन के बाद में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कंपाउंड्स बनने की. तो दैट मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड और कार्बोनेट. आयरन के केस में जो कोरोजन का प्रोसेस होता है दैट इज नॉन एज रस्टिंग. अब ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो आयरन की रस्टिंग होती है उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे रस्टिंग का प्रोसेस होता है. तो आयरन में अगर हम आयरन के एक रॉड ले लें तो उसमें किसी भी एक स्पॉट पे वो स्पॉट एनोड का काम करना स्टार्ट कर देगा. वहाँ पे 2 Fe के एटम्स आयनाइज हो जाएंगे 2Fe+2 में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते किसी दूसरे स्पॉट पे पहुंचेंगे और वो स्पॉट काम करेगा कैथोड का. वहाँ पे पहले से क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा पहले से, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में बहुत अबंडेंट है. 4H और 4 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो ये वाले आ गए. अब हम ये समझते हैं 4H कैसे फॉर्म हुए. ये H इस तरह से फॉर्म होते हैं कि जो कोरोजन का प्रोसेस होता है, जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है, ये हमेशा रेनी सीजन में होता है. अब रेनी सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं और CO2. तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर H2 और CO2 ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और फिर ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर क्या फॉर्म करता है? H. तो ये जो H हैं ये इस कार्बोनिक एसिड ने दिए हैं. इसीलिए जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है ये कभी भी ड्राई कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि ड्राई कंडीशन में एयर के अंदर वाटर नहीं होगा. जो वाटर नहीं होगा तो वो CO2 से रिएक्ट भी नहीं करेगा और ना कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा. जब कार्बोनिक एसिड फॉर्म नहीं होगा तो H भी फॉर्म नहीं होंगे. दैट्स वाई जो रस्टिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ तभी होता है जब रेनी सीजन हो या फिर एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो. तो कैथोड पे O2, 4H जो कि कार्बोनिक एसिड ने दिया है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड से आए हैं, ये रिएक्ट करके फॉर्म कर लेंगे वाटर. तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो गई? O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन 2S2O. और एनोड पे सिर्फ सिंपली क्या हुआ था, जो आयरन का एटम था वो आयनाइज हो गया था फेरस आयन में और 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए. जो मेन पार्ट इसमें वो ये है कि जो फेरस आयन यहाँ पे फॉर्म हुए हैं दे विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज. इनका दोबारा ऑक्सीडेशन होगा और उनका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फेरस आयन फॉर्म हुए हैं दीज आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और फिर वो सरफेस पे आ जाते हैं आयरन रॉड के इन द फॉर्म ऑफ रस्ट. और इस रस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Fe2O3.XH2O. बाकी रस्टिंग या जो कोरोजन के जो मेथड्स हैं प्रोटेक्ट करने के, एक तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? पेंट, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, फिर गैल्वनाइजेशन, एंड एक और मेथड है हमारे पास एनोडिक प्रोटेक्शन. तो बस ये मेथड्स के नाम याद रखने हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन या रस्टिंग के प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं.